हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग उसके आगे की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इसके माध्यम से आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर होगी। आपकी तैयारी कैसी है, आप कहाँ तक तैयारी में और सुधार कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। जैसा कि काव्य दोष के आप बहुत से प्रकार पढ़े होंगे, तो उसमें से बताना है कि कौन नहीं है। श्रुति कटुत्व दोष, चित्त संस्कृति दोष, क्लिष्टत्व दोष, घनत्व दोष। तो इनमें से कौन सा दोष नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घनत्व। ये कोई दोष उस नहीं है, बाकी ये तीनों आपके दोष होते हैं काव्य में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, स्थूलिभद्र रास। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। जैसा कि प्रश्न बहुत नॉर्मल है, यदि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि ये गद्य परक रचनाएं हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा चंपू काव्य है, मतलब गद्य और पद्य मिक्स है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राउरवेल। राउरवेल जो कि रोड कवि ने लिखा था, ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है कि यहीं से जो हिंदी में नखशिख वर्णन प्रारंभ हुआ था, नखशिख वर्णन सर्वप्रथम हिंदी की यही रचना मानी जाती है। यहीं से नखशिख आरंभ माना जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं: चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कहा था कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। मान मंजरी, दान लीला, अनिकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें और बताने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो जैसा कि दान लीला जो है वो नंददास की नहीं है, बाकी मान मंजरी, अनिकार्थ मंजरी और रूप मंजरी ये नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 मान लीजिए आज का, कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है। धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। जैसा कि ये एक रैंडम प्रश्न हो जाएगा, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि क्या सही होगा। तो 55 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इन्होंने ही इस कृति को लिखा है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंगपुर पुड़ा, लेकिन दरवाजा, खिलेगा तो देखेंगे, अंतिम अरण्य। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है वो अंतिम अरण्य है, जिसको कि इन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न है कि छितवन की छां
ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह कौन सा नहीं है, ये बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है, फिर बैतलवा डाल पर, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई। 57 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा फिर बैतलवा डाल पर, ये इनका निबंध संग्रह नहीं है विद्यानिवास मिश्र का। बाकी तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाह, मैंने सील पहुंचाई, ये तीनों विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। यदि आप इनका सन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चितवन की छाह जो है वो 1953 ईस्वी में लिखे थे। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी में लिखे थे। और मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी में लिखे थे। मान लीजिए अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए प्रश्न आ गया तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना प्रकाश स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। आप इनमें से सही उत्तर का चयन करिए कि कौन सा कथन असत्य है। तो जैसा कि आपका असत्य जो कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। नयन, सुंदर, किताब, उन्नयन। 59 का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा किताब, क्योंकि किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। बाकी नयन, सुंदर, उन्नयन ये सब विदेशी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। थोड़ा प्रश्न बड़ा कर लेते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। 11, 14, 10, 12। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आलवार जो संत थे वो 12 थे और इसी के समकक्ष नायनार आते हैं। जो नायनार थे उनकी संख्या 63 थी। तो ये आपका होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्याय किसकी ग्रंथ है। नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, परमानंद दास। 61 का सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रास पंचाध्याय आपके नंददास की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साकेत में कितने सर्ग हैं। और आपके सामने ऑप्शन है 15, 11, 12, 7। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि साकेत में 12 सर्ग हैं और साकेत की रचना 1931 ईस्वी में हुई है। तो ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैथिली गुप्त ने साकेत वो लिखा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है। छंदसार, सुखसागर, रसराज, साहित्यसार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि कौन रचना मतीराम की नहीं है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सुखसागर, क्योंकि जो सुखसागर है वो सूरदास की है। बाकी और सभी रचनाएं आपके मतीराम जी की। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 10 जनवरी। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बाकी 14 सितंबर को यहाँ अपने इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी राजभाषा हिंदी है ये 14 सितंबर 1949 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं। मूर्धन्य, तालव्य, उष्ठ, दंत, ओष्ठ। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि प वर्ग के जो व्यंजन है ओष्ठ में आते हैं, पफवोमा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। शांत रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें।
तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पहला राजा है वो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, और इसको इन्होंने 1969 ईस्वी में लिखा था, और इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी वर्णन है, उन्हीं पर ही लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी प्रश्न बनता है कि नेहरू से संबंधित कौन सी रचना है या किस पर उनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि पेरिप्सूस का लेखक कौन है? ड्राइडन, अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, लोंजाइनस। 68 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पेरिप्सूस लोंजाइनस की रचना है, और इसका इंग्लिश में जो नाम है ऑन द सबलाइम है। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए एग्जाम में अगर ऑन द सबलाइम करके दे दिया और पूछ दिया कि किसकी रचना है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रिचर्ड का काव्य सिद्धांत कौन सा है? कल्पना का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा कि रिचर्ड्स का जो सिद्धांत था वो संप्रेषण का सिद्धांत था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कल्पना जो है कोलरिज का था, कोलरिज, और जो विरेचन है वो अरस्तु का था। उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ समीकरण जो है वो इलियट का था। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जॉन क्रो रैंसम की कृति कौन सी है? द न्यू क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, रिपब्लिक। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा द न्यू क्रिटिसिज्म। इसको ही जॉन क्रो रैंसम ने 1941 ईस्वी में लिखा था। बाकी और रचनाओं को भी देख लीजिए, जैसे एसेज ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड की है, मैथ्यू आर्नल्ड। इसको एसेज ऑन क्रिटिसिज्म में इन्होंने 1865 ईस्वी में लिखा। रिपब्लिक तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लेटो की है, इसको इन्होंने 380 ईसा पूर्व में लिखा। उसके बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये जो है कॉलरिज की है, और कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो 1817 ईस्वी में लिखी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? आपको बताना है कौन सा मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है। फ्रायड, एडलर, बर्क, यूंग। और ऐसे प्रश्न जो इंडियन राइटर है उनसे भी बनता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बर्क, इस प्रश्न के हिसाब से। नहीं, निगेटिव प्रश्न पूछा है। बाकी फ्रायड, एडलर और यूंग ये मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, नवीन चंद, श्रद्धाराम फिल्लौरी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि बनारस अखबार के संपादक कौन है। आप लोग बताइए कि बनारस अखबार का संपादन किसने किया। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने ही बनारस अखबार का संपादन किया। कब किया था? तो 1845 ईस्वी में। और बनारस अखबार किस प्रकार की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो जैसा कि नाम में ही है, बनारस।
अगला प्रश्न है कि प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निसाती, नजफ अली। तो प्रेम चिनगारी शेख निसार की रचना है, ये ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, पाणिनि, हेमचंद विद्यापति। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है उसको दामोदर शर्मा ने लिखा है। आप लोगों से एक प्रश्न इसमें और बनता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यह व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काला और बूढ़ा चाँद किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास, काव्य, निबंध। 75 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये काव्य रचना है और इसके लेखक जो हैं आपके पंत जी हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी आप लोग सही उत्तर का चयन करें। बड़े भाई साहब, फूस की रात, कफन, ज्योति। 76 का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूस की रात। पूस की रात में ही झबरा जो कुत्ता है उसका जिक्र होता है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्यायन, फणीश्वरनाथ, रेणु, वेदनाथ अस्क, रामधारी सिंह दिनकर। 77 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क, इनका ही ये रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा, कूट भाषा, राष्ट्रभाषा, कृत्रिम भाषा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो मानक भाषा होती है वो उसी को ही टकसाली भाषा कहते हैं। तो परिनिष्ठित भाषा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव करें। कौन सा युग्म सही है? गलीचा पुर्तगाली शब्द है, अंग्रेज फ्रेंच का शब्द है, पादरी तुर्की शब्द है, आमदनी फारसी शब्द है। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, आमदनी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल राइट। बाकी जो गलीचा है, गलीचा अरबी का शब्द है, अरबी। पादरी जो है वो पुर्तगाली शब्द है, और जो अंग्रेज है वो फारसी का शब्द है। तो देखिए, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फ्रेंच और फारसी में अंतर है क्या? तो देखिए, ये जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार है उसी से ये दोनों संबंधित हैं, लेकिन जो फारसी है वो इंडो ईरानी है, और जो फ्रेंच है ये रोमांस भाषा का शब्द है। ये तो ये मतलब रोमांस परक, रोमांस की भाषा है ये कह सकते हैं, और ये जो है इंडो ईरानी भाषा संबंधित है। तो थोड़ा इसमें मतलब मेन बॉडी में अंतर नहीं है, हल्का अंतर है। तो यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आमदनी फारसी का सीधे सीधे है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर, कि निम्नलिखित में से केशव की रचना नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसाड़व, छंदमाला। तो जैसा कि कवि प्रिया इन्होंने 1601 ईस्वी में लिखा था केशव ने, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखे थे, छंदमाला भी इन्हीं की रचना है, केशव की ही। बाकी आपका सही उत्तर हो जाएगा रसाड़, ये केशव की रचना नहीं। अगला हम प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा, पानी की प्राचीर। 81 का सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा त्यागपत्र।
जो कि जैनेन्द्र की रचना है। इसी में मृणाल के आत्मपीड़ा का वर्णन है और इसको जैनेन्द्र ने 1937 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि निस्सहाय हिंदी राधा कृष्ण दास का है, राधा कृष्ण दास। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है, ठाकुर जगमोहन सिंह। उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ ये हरिऔध का है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेममयी। ये गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा नहीं गया था। अगला प्रश्न है, गोपाल राम गहमरी का ही है। देखिए, नकारात्मक प्रश्न करते करते दिमाग में वही चल रहा है। ये गोपाल राम गहमरी का है प्रेममयी, बाकी ये सभी रचनाएं अलग अलग लिखो। अगला प्रश्न कि भुवनेश्वर कृत एकांकी है। कौन सी रचना भुवनेश्वर ने लिखी है एकांकी की? जोंक, अशोक वन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि जोंक जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क का है, उपेंद्र नाथ अस्क। उसके बाद अशोक वन जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। उसके बाद अंडे के छिलके मोहन राकेश का है। तो इसलिए स्ट्राइक आपका सही हो जाएगा। ये आपके भुवनेश्वर की एकांकी। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीर, सूर, रैदास, तुलसी। 84 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। इन्होंने ही संत हृदय नवनीत समाना इस उक्ति को लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त। 85 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो नमक का दरोगा है वो प्रेमचंद का है, मलबे का मालिक मोहन राकेश का है। इसके बाद हार की जीत सुदर्शन का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाजेब, ये जैनेन्द्र की है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जसपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वापर, अमिता, झूठा सच। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वापर। इसके अलावा ये तीनों जो उपन्यास हैं इसको यशपाल ने लिखा है और इसके हम लोग प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं। तो जैसा कि दादा कामरेड 1941 ईस्वी में लिखे थे, अमिता 1956 ईस्वी में लिखे थे, झूठा सच 1958 ईस्वी में लिखे थे। अगला प्रश्न है 88। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा
रमेश चंद शाह, इन्हीं का उपन्यास है गोबर गणेश। इसके बाद अगला प्रश्न है 89 कि राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि इनमें से कौन सा राम कुमार वर्मा ने इतिहास लिखा है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनको जो आपके राम कुमार वर्मा जी हैं वो 1938 ईस्वी में लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 कि निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कर्क रेखा, अग्नि पंछी, मैं और मैं, पीली आंधी। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैं और मैं। इसको ही मृदुला गर्ग ने लिखा है 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है। हली घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौदे हुए इत्तेलम। तो जैसा कि अगर एलिमिनेट मेथड से आप लोग करेंगे तो आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा भूरी भूरी खाक धूल। ये अज्ञेय की रचना नहीं है, बाकी हरी घास पे क्षण भर 1949 में इन्होंने लिखा था। इंद्रधनुष रौंदते हुए 1957 में इन्होंने लिखा था। इत्तेलम 1946 में इन्होंने लिखा था। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ईस्वी सन पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो बार बार इसी तरह से देखते रहने से, लिखते रहने से कहीं ना कहीं दिमाग में ये फिट हो जाता है कि अच्छा ये सन इस तरह से था। तो आप सीक्वेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से परीक्षा में प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा से सन बताने की प्रयास रहता है। अगला प्रश्न है 92 कि इनमें से योगरूढ़ शब्द है पंकज, घुड़सवार, समुद्र, धर्मनिष्ठ। तो जैसा कि ये कॉमन प्रश्न हो गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा पंकज। पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जैसे कमल, यदि मान लीजिए कमल लिख के आ गया तो कमल योगरूढ़ नहीं है, सिर्फ पंकज योगरूढ़ है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 93 कि निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है। प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। 93 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पद्माकर के जो रचना है वो जगत विनोद है। इसको इन्होंने 1810 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, वत्सराज किस विधा की रचना है। कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा यह नाटक विधा की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शुकपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं। मंगलेश डबराल, तारा पांडे, उदय प्रकाश, गोविंद चातक। 95 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तारा पांडे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का कौन सा ग्रंथ है। पंडित जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर तो आधुनिक काल के हो जाए। रस गंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। 96 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रस गंगाधर। इसको ही पंडित जगन्नाथ जी ने 17वीं सदी में लिखा था। बाकी और रचनाएं जैसे काव्य प्रकाश है आपका मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, काव्य अलंकार सूत्र वामन का है।
तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। आइए हम आगे देखते हैं। 97 नंबर, सुधियाँ उस चंदन के वन की किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय। 97 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर है विष्णुकांत शास्त्री, सुधियाँ उस चंदन के वन की, ये रचना आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगी हुई है। ये 1992 ईस्वी में लिखी गई थी विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईलाचंद जोशी की कौन सी कृति नहीं है? साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन। 98 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि नहीं पूछा गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 1961 ईस्वी में आपके रामविलास शर्मा जी ने लिखा था। रामविलास शर्मा, तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। ये इनकी रचना नहीं है। बाकी साहित्य सर्जना, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन ईलाचंद जोशी का है। इसके बाद अगला प्रश्न है 99 कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेंद्र डंगवाल का है? दुष्चक्र में सृष्टा, गंगा तट, ईश्वर एक लाठी है, अनंतिमा। 99 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। इसको इन्होंने 2002 ईस्वी में लिखा था वीरेंद्र डंगवाल जी ने। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों से संबंधित है। तो आप उन वीडियोज को जरूर देखिए, आपके लिए कुछ मददगार साबित होगी। बाकी ये प्रश्न देखिए कि शिव सिंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। और आपके सामने ऑप्शन है 1847, 1881, 1883, 1888। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि शिव सिंह सरोज कब लिखी गई थी। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1883 ईस्वी। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रश्नोत्तरी उनको अच्छी लगती है तो ज़रूर दिखाएं। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।